नानी के पिटारे से चुराकर कुछ कहानियां लाया हूं। राजा रानी और परियों के परे जो दुनिया है उसमें बसी कुछ अंधेरी रातों की कहानी। मैं हूं अंकित बोस और यह है भय ओरिजिनल्स। सॉरी गाइस, एक मिनट। হ্যালো, কে? শোন, অন্ধকারে যদি ভয় করে না, ঘাবড়াবি না, আমি আছি। हेलो हेलो। पिछले महीने से हर कुछ दिन बाद यही फोन कॉल आ रहे थे। कोई औरत फोन पर कहती है कि अगर अंधेरे में डर लगता हो तो घबराना मत, मैं हूं। मेरे पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। हर रोज रात को 9 बजे मेरा फोन बज उठता था और वो औरत बार बार एक ही बात दोहराती रहती थी। परेशान हो गया हूं मैं इन फोन कॉल से। अब तो उसके बाद से तो मैंने अपना फोन ही स्विच ऑफ करके रख देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एकाएक वो फोन कॉल्स जिस तरह से आना चालू हुए थे वैसे ही एकाएक बंद हो गए। कभी कभी जब कोई कहानी नहीं सोचती तो कई बार शायद कहानी खुद चलकर आपके पास आ जाती है। बंगाल के गली कूचों में घूमते घूमते जाने अनजाने में मेरा भी सामना एक ऐसे ही कहानी से हो गया। जिन फोन कॉल्स को मैं एक रॉन्ग नंबर या फिर किसी के प्रैंक कॉल्स समझ रहा था, उन कॉल्स की सच्चाई जब मेरे सामने आई तो उसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल कर रख दिया। और आज इस कहानी को सुनने वाले बाकी सभी लोगों के लिए भी यही दुआ करूंगा कि जिन अंधेरों को छूकर मैं वापस आया हूं, आप लोगों को ऐसे किसी भी अंधेरे का सामना कभी ना करना पड़े। ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीम काली। अध्याय 1, पुराण। बात तकरीबन 2 महीने पहले की है। बंगाल के बीरभूम जिले से मेरे पास मेरे दोस्त का एक फोन कॉल आया। काली चौदस से कुछ दिन पहले उसके गांव में एक पूजा का अनुष्ठान कराया जाना था और वो चाहता था कि मैं उस पूजा में हिस्सा लूं। হ্যালো, কি রে, কেমন আছিস? अरे इंद्रनील, भालो अच्छे रे भाई। तू कैसा है? यूएस जाने के बाद तेरी कोई खबर ही नहीं है, कहाँ गायब है? अरे पूछ मत यार, काम से 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। सॉरी भाई, तेरे को भी काफी टाइम से कॉल नहीं कर पाया। अच्छा सुन, मैं पिछले हफ्ते इंडिया आया हूँ। अच्छा, पिछले हफ्ते का आया हुआ है और तेरे को अब वक्त मिल रहा है फोन करने का? तू ना मेरे से बात ही मत कर, समझा? भाई एयरपोर्ट से सीधा गाँव आना पड़ा, घर पर कुछ जरूरी काम था। अच्छा तो गुस्सा कर ले, वैसे भी तू तो मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरे भाई, पर मेरी पूरी बात तो सुन ले पहले। फोन पर मेरे दोस्त इंद्रनील ने अपने पुश्तैनी गांव दुमका में होने वाले पूजा के बारे में बताया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बसा दुमका गांव एक बेहद ही प्राचीन और अलग थलग बसा हुआ गांव है। उनके घर पर एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया जाना था। इंद्रनील जब 15 साल का था तभी अपने भाई के पास यूएस चला गया था। तब से हम दोनों शायद ही एक आध बार ही मिल पाए होंगे, लेकिन दूरियां हम दोस्तों के बीच की नजदीकियां कभी मिटा नहीं पाई। आज से 5 दिन बाद भूत चतुर्दशी की रात है। कई जगहों पर इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। बहरहाल मैंने अपनी वाइफ को अपने प्लान के बारे में बताया और अगले दिन की ट्रेन की टिकट कराने स्टेशन के लिए निकल गया। टैक्सी टैक्सी। दादा, हावड़ा स्टेशन जाबिन की आसुन। सड़क पर 2 मिनट रुकते ही मुझे काली पीली टैक्सी भी मिल गई और मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। टैक्सी की खिड़की के बाहर झांकते हुए शहर को देखकर लगता है कि मानो वक्त में कहीं पीछे चले गए हैं। टैक्सी के बगल से होते हुए हाथ से खींचने वाला एक रिक्शा गुजरा जिस पर मोटा पेट वाला एक आदमी हाथ में झोला लिए बैठा था। घर के लिए सब्जियां और मछली खरीदकर अपने घर वापस जा रहा था शायद। पतले से रिक्शे वाले को देखकर लगता ही नहीं था कि उस पे इतना भारी रिक्शा और उसमें बैठे उस आदमी को खींचने की ताकत होगी। पर परिवार की जरूरतें और पेट के अंदर भूख की वजह से उठती आग की लपटें कमजोर से कमजोर आदमी के अंदर भी पहाड़ों को उनकी जगह से हिलाने तक की ताकत पैदा कर देती है। सड़क के दोनों ओर अंग्रेजी साम्राज्य के दौरान बनाई गई इमारतें उस वक्त की कहानी बयां कर रही थी। तो उसी सड़क के बीच बस, टैक्सी और दूसरे वाहनों से मुकाबला करती ट्रैम अपनी मस्ती में धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ती चली जा रही थी। कोलकाता शहर का भी अपना एक अलग ही आकर्षण है।
इतिहास और आज के आधुनिक युग का ऐसा समागम शायद ही किसी और शहर में इतने स्पष्ट रूप से दिखता होगा। अगर आप कभी कोलकाता नहीं गए तो एक बार इस शहर से रूबरू होकर देखिए, वक्त आपके लिए भी थम जाएगा। साल के इस वक्त बंगाल में ट्रेनें खचाखच भरी हुई होती हैं और टिकट मिलना लगभग नामुमकिन होता है। वो तो शुक्र है कि स्टेशन पर मेरे एक जानकार थे जिन्होंने मुझे अगले दिन की ट्रेन की टिकट कंफर्म करवा के दिलवा दी। थोड़ा वक्त लगा ज़रूर, पर काम हो गया। अगले दिन दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी। शाम तक ट्रेन मुझे वीरभूम के जसीदी स्टेशन तक पहुंचा देती। टिकट लेकर मैं वापस घर चला गया और अगले दिन की तैयारी में लग गया। अध्याय 2, आत्मकथा। अगले दिन सुबह सुबह उठकर रोज की तरह पंछियों को दाना डालकर सुबह की चाय बनाई और परिवार के साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद नहा धोकर बैग वगैरह पैक करके अपना कुछ जरूरी काम निपटाकर स्टेशन के लिए निकल गया। साल के इस वक्त जहां हिंदुस्तान के उत्तर में बसे कुछ शहर जैसे कि दिल्ली में हल्की हल्की ठंड के साथ धुएं के बादलों ने पूरे शहर की सांसें घोट रखी हैं, वहीं बंगाल में इस वक्त भी कुछ खासा ठंड नहीं है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। खैर, वक्त के साथ पुरानी पड़ती ये काली पीली टैक्सियां शायद आने वाले कुछ और दशकों में इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे, पर फिर भी बिना एसी की इन टैक्सियों में बैठकर एक अलग सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी इस शहर के इतिहास का एक पात्र हूँ और मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता हो इस शहर से। भले ही कलकत्ता आए हुए मुझे साल भर ही हुआ है, लेकिन इस शहर ने मुझे इन कुछ दिनों में अपना हिस्सा बना लिया है। दादा, स्टेशन आ गया। मैंने अपना सामान लिया और स्टेशन की ओर बढ़ चला। थोड़ी देर में मेरी ट्रेन थी और मन में अपने बचपन के दोस्त से मिलने की लालसा जैसे मेरे कदमों को 2 गुना तेजी से स्टेशन की ओर खींचे चली जा रही थी। पर पहले थोड़ी सी चाय पी ली जाए। चाय की टपरी पर रुककर चाय की एक घूंट लेते ही पैरों पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। एक कुत्ता मेरे पैरों को सूंघ रहा था और फिर मेरी ओर देखकर वही मेरे पास जमीन पर बैठ गया। उबले अंडे खाएगा? मैंने उसका जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए टपरी वाले से कहा, दादा छोटा शेदो नींद दाओ तो। जो आपके और मेरे लिए बस 6 उबले हुए अंडे थे, वो शायद उस बेजुबान के लिए पूरे दिन भर का खाना था। पतले से बदन पर उभरती हड्डियां और शरीर पर लोगों द्वारा मारे गए पत्थरों से पड़े निशानों के बावजूद भी भरोसा और प्यार करना नहीं छोड़ा था उसने। उसे खाते देख मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। इंसानों से बस एक ही गुजारिश है, अगर खाना नहीं दे सकते तो पत्थर भी मत मारो। भूखे शरीर पर पत्थरों की चोट बहुत तेज लगती है और हम सबकी कर्मों का लेखा जोखा हर क्षण दर्ज होता रहता है, बिना किसी चूक और बिना किसी रियायत के। बहरहाल, उस अंडे वाले को कुछ और पैसे थमाकर मैंने उससे कहा कि उस कुत्ते को अगले कुछ दिनों तक सुबह शाम खिलाता रहे। मैं वापस आऊँगा तो और कुछ दिनों के पैसे दे जाऊँगा। चलता हूँ दोस्त, थोड़े दिन बाद मिलते हैं। मैंने उस कुत्ते के माथे पर हाथ फेरा और वहां से स्टेशन की ओर बढ़ चला। गाड़ी अगले कुछ मिनटों में प्लेटफॉर्म पर लगने ही वाली थी। ट्रेन में बैठे हुए काफी दिन हो गए। गाड़ी के चलते ही सब कुछ जीवंत हो उठा। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। आज सबके सब विक्रेता एक साथ मेरे ही कोच में चढ़ गए। क्या खाऊं क्या ना खाऊं की कश्मकश में रेलगाड़ी ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। झालमुड़ी के तीखेपन को मिटाने के लिए नारियल पानी और फिर गर्मा गर्म आलू चॉप खाते खाते ट्रेन की खिड़की के बाहर देखते देखते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो 2 घंटे बीत चुके थे और सूरज की गर्माहट और उमस की जगह अब शाम की हल्की हल्की ठंडे ले ली थी। दादा, एक चाय देना। जसीदी जंक्शन कुछ देर में ही आने वाला था। शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ मैं बंगाल के आंतरिक भूमि में दाखिल हो चुका था। हर तरफ लहलहाते चावल के खेत और हरे भरे पेड़ों से भरी खुली जमीन थी। आज पूरे 25 सालों बाद मैं बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में दाखिल हुआ था और मेरे बचपन की यादें मानो मेरी आंखों के सामने किसी पिक्चर की तरह चल रही थी।
वो बागों में जाकर पेड़ों पर लटकना, चड्डी पहने अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ते दौड़ते यहाँ वहाँ लगे पंप से निकलते ठंडे ठंडे पानी में नहाना और चोरी चोरी चुपके चुपके पत्थर मारकर पेड़ों पर से फल लूटकर खाना। कितनी बार तो पिटते पिटते बचे थे। पुरानी बातें याद करते करते हंसी छूट गई। आसपास देखा तो बाकी के भी सहयात्री मुझे ही देख रहे थे। पागल वागल समझ रहे होंगे शायद। मैंने भी उन सब की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगा। जसीदी जंक्शन पर गाड़ी के रुकते ही मैं अपना सामान लेकर उतरा। छोटा सा स्टेशन था, सूरज डूब चुका था और मुझे अभी दुमका पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर का सफर और तय करना था। स्टेशन के बाहर देखता हूँ, शायद कोई टैक्सी मिल जाए। स्टेशन से बाहर निकलकर एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे टैक्सी स्टैंड का रास्ता दिखा दिया। थोड़ा मोल भाव करने के बाद एक टैक्सी वाला मुझे दुमका गांव ले जाने को राजी भी हो गया। फिर क्या था, चल पड़ा मैं अपनी मंजिल की ओर। गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों पर उछलते कूदते टैक्सी चली जा रही थी। घड़ी में देखा तो सिर्फ 6 ही बजे थे, लेकिन अंधेरा इतना था कि लग रहा था मानो रात के 2 बज गए हों। ना कोई स्ट्रीट लाइट और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही थी। टैक्सी वाले ने कहा था कि यह रास्ता शॉर्टकट है तो टाइम कम लगेगा, पर अब लगता है कि लंबा रास्ता ही ले लेते तो अच्छा रहता। कम से कम आती जाती गाड़ियाँ और लोगों को देखकर वक्त तो कटता। अरे की बोलो दादा, देखता हूं। टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी का बोनेट खोला तो रेडिएटर में पानी खत्म था। अब यहाँ ये बियाबान में पानी कहाँ मिलेगा? अरे टेंशन मत लो दादा, आसपास कहीं ना कहीं कोई तालाब या पोखर जरूर होगा। आप थोड़ा रुको, मैं बस 5-10 मिनट में आया। टैक्सी ड्राइवर ने डिक्की में से एक बड़ा सा कनस्तर निकाला और वहां से पानी लेने चला गया। जिस रास्ते पर गाड़ी खराब हुई थी वहां पर अब इस वक्त मेरे और उस बंद पड़ी गाड़ी के सिवा कोई नहीं था। ऊपर से अंधेरे और घने कोहरे ने उस जगह की भयावहता को और बढ़ा रखा था। बचपन में खेलते खेलते मैं एक अंधेरे कमरे में बंद हो गया था। मुश्किल से 6-7 साल का रहा होऊंगा मैं, और वो कमरा कोई और नहीं, प्रयागराज के हमारे पुश्तैनी घर के 3रे माले का वो कमरा था जहाँ पर मेरे सबसे छोटे चाचा ने खुद को फांसी लगा ली थी। तब से जब भी किसी ने उस कमरे में सोने की कोशिश की, उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता था। यहाँ तक कि रातों को बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसा लगता था जैसे कि बदन पर कोई सैकड़ों कीले एक साथ गाड़ रहा हो। बहुत डर गया था मैं। उस ठंडे अंधेरे कमरे में एक कोने में दुबक कर रो रहा था। मेरे ठीक सामने पंखे पर लटकता वो ठंडा पड़ा जिस्म आज भी याद है मुझे। पर जब दरवाज़ा खुला और लोग मुझे ढूंढते हुए अंदर आए तो वहाँ मेरे सिवाय और कोई भी नहीं था। उस दिन के बाद से उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाकर उसकी चाबी को तोड़ दिया गया। तब से मुझे अंधेरे में डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे हमेशा देख रहा है, जैसे कि किसी के कदमों की आहट है जो मेरे कानों को तो सुनाई देती है पर कोई नजर नहीं आता। 15 मिनट हो चुके हैं और ड्राइवर अब तक नहीं आया, और यहाँ अंधेरा और कोहरा बढ़ते ही जा रहा है। वो क्या है? मेरे सामने दूर खेतों में कोई साया मंडरा रहा था। ऐसा लगता था कि कोई लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने खेतों से चलकर मेरी तरफ बढ़े चली आ रही थी। मैंने पुरजोर कोशिश की पर गाड़ी का दरवाजा जाम था। एक एक कदम चलते चलते वो औरत मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी, और एकाएक खेतों से चलते चलते उस कच्ची सड़क पर आते ही অন্ধকারে ঘাবড়াবি না, আমি আছি। वो दुआ हो गई। वो आवाज जो फोन पर सुनाई देती थी, कौन थी वो और मुझसे क्या चाहती थी? मैं चीखा, कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्या चाहिए तुम्हें?
দাদা দাদা আপনি ঠিক আছেন? तुम कब है? बस अभी अभी। आप ठीक तो हो दादा? हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी करो। ये बोलकर मैंने दरवाजा खोला तो इस बार गाड़ी का दरवाजा बिना किसी दिक्कत के खुल गया। गाड़ी के चलते ही मानो मेरी सांसों में सांस आई। सारी खिड़कियां ऊपर करके मैं चुपचाप गाड़ी की बैक सीट पर बैठा रहा। पूरे रास्ते मैंने और कुछ नहीं बोला। आप भी सोच रहे होंगे कि एक हॉरर राइटर होकर अंधेरे से डरता है, लेकिन ऐसी कई और चीज़ें हैं जिनसे मुझे डर लगता है। मेरी कहानियों के पीछे का सच इतना भयावह है कि अपने आप में वो कई कहानियां हैं, और वो कहानियां हमेशा मेरे साथ साथ चलती हैं। मेरे भय का स्रोत मेरे खुद की आप बीतियां हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। और ये भय मेरी हर लिखी हर कहानी के साथ मेरा एक अंश ले जाती है। दादा हम लोग दुमका गांव के बैनर्जी राजबाड़ी पहुंच गए। गाड़ी एक विशाल महल नुमा जमींदार बाड़ी के बाहर जाकर रुकी। आज से पहले बंगाल के प्रसिद्ध राजबाड़ियों के बारे में मैंने इससे सुना था। यह पहली बार था कि मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। इतना विशाल और भव्य, पर इसे कोठी नहीं महल कहना ही सही होगा। इंद्रेश के इस पुश्तैनी राजबाड़ी के बारे में मैंने इसे सुना था, आज देख भी लिया। 300 साल पुराने इस महल ने ना जाने कितने किरदारों की कहानियां सुनी और लिखी होंगी। मैंने टैक्सी से उतरकर गाड़ी में से अपना सामान निकाला और जमीन पर रखकर अपनी जेब से बटुआ निकाला। अरे थाकते दे, भाटा भी मिटिए दिच्छी, पहले गले लग। तो इस दुनिया की मेरी सबसे प्यारी चीज़ है मेरे भाई। अरे इंद्रनील, मैंने उसे सीने से लगा लिया। गाड़ी के आने की आवाज़ सुनकर इंद्रनील महल के मुख्य द्वार पर आ गया था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी टैक्सी का किराया उसने परितोष को थमाकर भाड़ा टैक्सी वाले को देने का इशारा किया। तेरी पुश्तैनी हवेली तो बहुत बड़ी है, कौन कौन है यहाँ? अरे पहले भीतर तो चल, सबसे मिलवाता हूँ। पूरा कुनबा है भाई, पहली बार आया है। पहले तुझे तेरा कमरा तो दिखा दूँ, तू कपड़े वगैरह बदल ले, फिर उसके बाद खाने की मेज़ पर सबसे परिचय कराता हूँ। हाँ चल। अरे पर मेरा सामान? ओगलो परितोष नहीं आज में। इंद्रनील ने घर के नौकर परितोष से मेरा सामान लेकर कमरे में पहुंचने को कहा और मुझे लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के पीछे से ढाक की आवाज आ रही थी। बंगाल के गांव कूचों में माँ काली और तारा माँ की पूजा ज्यादा होती है। कहते हैं रात के वक्त माँ विचरण के लिए निकलती हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कहते हैं कि माँ काली और माँ तारा सबसे जागृत देवियाँ हैं, जो सच्चे भक्तों की एक पुकार पर दौड़ी चली आती हैं। वैसे तो ढाक पूरे साल नहीं बजते, पर कुछ कुछ घरों में जहां माता की मूर्ति स्थापित होती है, वहां पर हर रोज पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जाती है। घर में बड़ा अनुष्ठान होना था, तो हो सकता है ढाकियों को भी इसीलिए बुलवाया गया हो। पर सच कहूँ तो ढाक पर बजती ताल कानों में पड़ते ही मेरे पैर मानो थिरकने को व्याकुल हो उठे थे। बहरहाल ब्रिटिश राज से भी पहले की यह हवेली अंदर से और भी भव्य थी। देखकर ही लगता था कि किसी राजा महाराजा की थी। दीवारों पर जगह जगह शिकार हुए जानवरों के सरों को ट्रॉफी की तरह दीवारों पर सजाया हुआ था, और उन्हीं दीवारों पर लगी तस्वीरों में बैनर्जी राजबाड़ी का इतिहास भी दर्शाया हुआ था। घर के सदस्य, शिकार, पूजा, अनुष्ठान और भी बहुत सी कहानियां कैद थी उन तस्वीरों में। उन्हीं में से एक तस्वीर में एक शख्स की तस्वीर पर मेरी नजर अटक गई। शाही कुर्ता पजामा पहने, लंबी लंबी ताव देती मूछें और चेहरे पर एक भयंकर तेज, आंखें ऐसी कि एक तस्वीर को देखो तो ऐसा लगता था जैसे मुझे भी देख रही हूँ। वहाँ उस तस्वीर में कौन है? अरे वो मेरे पर दादू जी की तस्वीर है। धाक देख रहा है? पूरा इलाका थर थर कांपता था इनके आगे। यहाँ तक कि अंग्रेज अफसर भी इनके आगे डर डर कर बात करते थे। खैर अब तो वो बातें पुरानी हो गई। बस तेरा कमरा यही आगे ही है। थोड़ा सा चलने पर मैं और इंद्रनील हवेली के एक बड़े से दरवाजे वाले कमरे में पहुंच गए। उस पर लगे बड़े से ताले के खुलते ही मानो दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। बड़ी बड़ी खिड़कियों वाले उस कमरे में पीछे से खुले मैदानों से आती ठंडी ठंडी हवा खिड़कियों पर टंगे पर्दों पर सिलवटें डाल रही थी। वहीं एक कोने पर दीवार पर एक घड़ी और उसके ठीक नीचे एक मेज पर फड़फड़ाती टेबल लैंप में एक लगा बल्ब भी मानो हवा के झोंकों में गोते खा रहा था। टेबल पर कुछ किताबें
एक पेन होल्डर और ज़मीन पर उसके नीचे बिखरे पड़े कुछ कोरे कागज़ के पन्ने पड़े थे। इंद्रोनील मेरा सामान रखकर 2 मिनट के लिए बाहर गया हुआ था परितोष को देखने। मैं 2 कदम चलकर उस टेबल के पास गया और नीचे से वो पन्ने उठाकर वापस टेबल पर रखकर उसके ऊपर पेपरवेट रख दिया। हवा से पन्नों के कोने अभी भी हिल रहे थे, जैसे उस पर रखे पेपरवेट की गिरफ्त से आज़ाद होकर वो पन्ने एक बार फिर से बहती हवा में उड़ने को व्याकुल हों। हम अक्सर ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीज़ों पर, लेकिन ये व्याकुल पन्ने और उस पर रखे पेपरवेट की कहानी हम में से कईयों की कहानी बयां करती है। रिश्ते, नाते, समाज, नौकरी और ऐसे ही अन्य बोझ तले दबी हमारी कुछ इच्छाएं जिन्हें हम जिंदगी के भागदौड़ में भूल जाते हैं या फिर भुलाने का नाटक करते हैं। अगर हम पर यह बोझ ना हो तो क्या हम भी इन्हीं पन्नों की तरह उड़ना पसंद नहीं करेंगे, बेबाक, बेझिझक, बेकाबू होकर, बस जिंदगी की लय में उड़ते हुए उसे खुलकर नहीं जिएंगे। ये पन्ने और ये पेपरवेट मुझे अपनी कहानी जैसी लगती है। वहां क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस ये पन्ने गिरे पड़े थे, उन्हें उठाकर वापस रख रहा था। अरे बेटा छोड़ तो, आ यहाँ बैठ। पहले ये बता, तेरा पॉडकास्ट कैसा चल रहा है? मैंने तेरी सारी कहानियां सुनी हैं, ठीक ठाक लिख लेता है तू। बस साले एक बात बता, तू ये बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है? महीनों तक कुछ डालता नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? अब क्या बोलूं यार, मेरे लिस्टनर्स भी मुझसे नाराज रहते हैं। तेरी भाभी की तबीयत पिछले 2 सालों से ठीक नहीं चल रही। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से बेड से उठ नहीं पाती, और पापा का तो तुझे पता ही है, आंखों की 13 सर्जरीज के बाद भी आंखों की रोशनी जाते जाते पूरी ही चली गई। ऊपर से मेरे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, घुटने, कंधे, उंगलियां, गर्दन सब दुखता है। जब घर पर सब बीमार हो और सबकी जिम्मेदारी मुझ पर हो तो दिमाग काम नहीं करता। लिखने बैठता हूँ तो स्ट्रेस इतना रहता है कि लिखना भी एक संघर्ष बन जाता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। ना कहानियां लिखता और ना ही कोई नाराज होता। अरे ये भी तो सच है कि कहानियां ही तो हैं जिनमें मैं भी किसी पन्ने की तरह उड़ लेता हूँ, बेबाक, बेझिझक, बेकाबू। बस इसीलिए तमाम संघर्षों के बावजूद लिखता हूँ, गिरता हूँ, फिर उठता हूँ और एक बार फिर से लिखता हूँ और खुद को जिंदा महसूस करता हूँ। इंद्रोनील ने मेरी पूरी बात सुनकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरे कंधे को हल्का सा दबाया। अरे धीरे यार, दुखता है। आर्थराइटिस का दर्द मेरे चेहरे पर आई शिकन में साफ झलक रहा था और इंद्रोनील ने मुझे सीने से लगा लिया। याद है बचपन की कुश्ती खेलेगा फिर से मेरे रॉयल बंगाल टाइगर? रहने दे, कहीं तेरी हड्डी वड्डी चटक गई ना तो बेफालतू में तेरे घर से घर निकाला कर दिया जाऊंगा। और क्या सही है, मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। मकबूल थी तो टुकड़ों में जीते हैं, बंद आँखों से तुझको अब रोज मिलते हैं। चल अकेले हैं पर गुजार हैं, इन कुछ कमियों के साए में आजाद हैं। पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं।